गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो लक्ष्मीकांत की सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे वो काफ़ी दिनों से हमने बंद कर रखा था, क्योंकि एग्ज़ाम की वजह से या किसी दूसरे काम की वजह से हम पढ़ा नहीं सके और आपके सामने रूबरू नहीं हो सके। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब से कोशिश करूँगा कि रोज़ हर दिन आपको एक वीडियो शाम को 6:30-7 बजे के करीब मिल जाए। हमने इससे पहले जो भी एक्ट पढ़े थे, देखो लक्ष्मीकांत में जो सबसे पहले जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो बैकग्राउंड बना है हमारे संविधान का, उसको मैंने पढ़ा था। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया, ठीक है, एक्ट ऑफ 1786 आया, 1793 आया, 1813 आया, 1833 आया, 1853 आया। तो ये सारे जो एक्ट हमने पढ़े थे, इससे पहले यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद का जो एक्ट है उसको हमें पढ़ना था। जैसे 1857 की क्रांति के बाद जो भारत शासन अधिनियम 1858 का जो एक्ट आया था, अधिनियम आया था, उसको पढ़ना बाकी रह गया था, उसको हम लोग नहीं पढ़ पाए थे। लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अब से कोशिश करूंगा कि आपको मायूस ना करूं, रोज एक वीडियो आपको शाम को 6-7 बजे के करीब मिल जाया करे, ठीक है। तो आप जुड़ जाएं हमारे चैनल से। और दूसरा चीज आपको मैं बता दूं कि आज हम इस वीडियो में ना सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने वाले हैं और फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। और आपको बता दूं कि जो जितने भी एक्ट पढ़ चुके हैं उस एक्ट को आज हम इस वीडियो में समझ लेंगे। लेकिन दूसरे दिन से हम जो भारत शासन अधिनियम है 1858 का, उसको हम आपके सामने पूरा समझने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि आप बेहतर तरीके से नॉलेज गेन कर सके। देखो हमने कितना एक्ट पढ़ा था उसको हम आज इसमें रिवीजन करेंगे। पहला हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। उसके बाद दूसरा पढ़ा था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कौन सा पढ़ा था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्ट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट। हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्ट ऑफ 1786। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एक्ट ऑफ 1793। उसके बाद एक्ट ऑफ 1830। उसके बाद एक्ट ऑफ 1833। उसके बाद एक्ट ऑफ 1853। यहां तक हमने कवर किया था ओवरऑल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जितने एक्ट हैं इसको हम एक फास्ट क्विक रिवीजन करेंगे, ताकि हमारा एक कनेक्शन बन जाए, ताकि हमें उसको पढ़ने में 1858 का जो एक्ट है भारत शासन अधिनियम में, उसको पढ़ने में एक आसानी हो, ठीक है। अब हम इसको एक एक करके सारे एक्ट को फास्ट रिवीजन के साथ आपके सामने पेश करते हैं। देखो हम सबसे पहले पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा? एक एक्ट का नाम रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आया कब आपको पता है? 1773 में। यहां पे रुक के एक बात आपको बता दूं, देखो रेगुलेटिंग एक्ट बना किससे है? रेगुलेट करने से बना है, ठीक है। जिस प्रकार गैस चूल्हा होता है घर में, गैस चूल्हे में रेगुलेटर लगा होता है। रेगुलेटर का काम क्या होता है? गैस को धीमा करना और गैस को तेज करना। उसी प्रकार ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सबसे पहले ये एक्ट बनाकर भेजा था। और रेगुलेटिंग का अर्थ यह हुआ कि ये क्या करने वाला था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रही थी ना, जो ट्रेड कर रही थी, उसके व्यापारिक सिस्टम को कंट्रोल करना था। क्या करना था? कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। और सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट लाया, और इस एक्ट के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, रेगुलेट करना शुरू कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का काम क्या कर रही थी? रेगुलेटिंग एक्ट करता था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक सिस्टम को कंट्रोल करना,
प्रशासनिक सिस्टम को कंट्रोल करने का काम कौन करता था? रेगुलेटिंग एक्ट करता था। ठीक है, और रेगुलेटिंग एक्ट उस समय सबसे पहले आया था। समझो, देखो ये है भारत, राइट। भारत का ये इलाका, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट, ये है साउथ, राइट। अब रेगुलेटिंग एक्ट उस समय आया कहां पर? ये था बंगाल। ये क्या था? बंगाल था। ये था बंगाल, और बंगाल को अंग्रेजों ने जीता था 1757 में, 1764 में। प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का कमान जो था, शिकंजा जो था, बंगाल पर मजबूत हो गया। तो इस समय बंगाल पर कौन थे? पहले काम करते थे, गवर्नर रहा करते थे, गवर्नर। और इसी बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? व्यापार करती थी, और साथ ही साथ व्यापार करने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में प्रशासनिक स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल करने का काम करती थी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। इतनी बात समझ में आई? अब ये था नॉर्थ और ईस्ट का इलाका था जो बंगाल के पश्चिम में आता था, जिसमें उड़ीसा आता था, उत्तर प्रदेश आता था, बिहार आता था, वेस्ट बंगाल आता था, आज का बांग्लादेश आता था। ये सारी चीजें क्या थी? सारे भाग क्या थे? ये बंगाल की ही श्रेणी में आते थे। और इस बंगाल की श्रेणी में सबसे पहले कानून जो बना के ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भेजा था वो रेगुलेटिंग एक्ट था। और इस रेगुलेटिंग एक्ट का काम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट का ये काम था कि ये बंगाल के एरिया पे कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने का काम था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करती थी। अब रेगुलेटिंग एक्ट बनाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भेजा, तो उसमें क्या कौन सी इंपॉर्टेंट बातें शामिल थी? वैसे तो इसको मैंने डिटेल से चर्चा कर चुका हूं, इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से पूरा वीडियो बना हुआ है जिसमें मैंने कंप्लीट चर्चा की है, एनालिसिस किया है। आप जाकर उसको विजिट करके देख सकते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, आप रेगुलेटिंग एक्ट को इस वीडियो के एंड के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पा जाएंगे वीडियो, आप वहां से भी इसको पुटअप करके देख सकते हैं। फाइनल, अब हम इसके इंपॉर्टेंट फिगर्स को, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को और इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट आया, जैसे मैंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए आया। फाइनल, अब रेगुलेटिंग एक्ट जब आया ना, तो पहले तो बंगाल पर गवर्नर हुआ करते थे। ध्यान देना, पहले जो बंगाल पर मतलब व्यापारिक स्ट्रक्चर को मैनेज करते थे या प्रशासनिक प्रशासनिक स्ट्रक्चर को मैनेज करते थे, वो कौन करते थे? गवर्नर करते थे, राइट। लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि ना, गवर्नर नहीं होंगे अब, तो कौन होंगे? एक पद बनाया गया। क्या बनाया गया? पद। एक पद बनाया गया। ये जो गवर्नर थे इनका नाम चेंज कर दिया, और नाम चेंज करके क्या कर दिया? गवर्नर जनरल कर दिया, गवर्नर जनरल कर दिया। पहले कौन थे? गवर्नर थे, लेकिन गवर्नर का नाम चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। किस एक्ट में? रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, अब इस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में मींस बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन की नींव पड़ गई, प्रशासन की नींव पड़ी, प्रशासन की नींव पड़ गई। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसी एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल हो गया। किसका? क्राउन का। कैसा कंट्रोल? इनडायरेक्टली कंट्रोल। ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून बनाती थी, और कानून बनाकर वो भेज देती थी कहां पर? ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल के पास। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर जनरल होता था, उस कानून में मेंशन जितनी भी बातें होती थी, उस बातों के अनुसार वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन करता था। उसी कानून के हिसाब से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, उसी कानून के हिसाब से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन को मैनेज करने का काम करेगी। इतनी बात समझ में आई? तीसरा चीज क्या हुआ? एक नया पद, पहला चीज एक नया पद बनाया गया, गवर्नर जनरल। पहले गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो 1773 में इसमें नया पद, नया नाम बदल दिया गया, और बदल कर क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया। दूसरा काम क्या हुआ? यहां पर भारत में मतलब इस इलाके में, जो बंगाल का इलाका था, इस इलाके में किसका? प्रशासन की,
हुकूमत की एक नींव पड़ गई, शुरुआत हो गई। ठीक है, प्रशासन की एक नींव पड़ी, यहां से गुलामी की तरफ हम लोग बढ़ने लगे। ठीक है, यहां पर इंडिया को गुलाम बनाने की एक शुरुआत हो गई। ठीक है, क्यों? कब? जब से प्रशासन की नींव पड़ी, और इसी से प्रशासन की नींव पड़ गई। अब तीसरा काम क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो 1600 में क्लीन चिट मिला था, एलिजाबेथ ने दिया था, और 1608 में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। उसके बाद इनको इतना समय 1773 तक का समय लगा कि प्रशासन बनाने में या प्रशासन की नींव रखने में काफी समय लगा। अब इनकी हुकूमत, भारत में हुकूमत करने की शुरुआत हो चुकी थी। किनकी? रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्टली तो नहीं हुकूमत करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली हुकूमत नहीं करती थी इंडिया पे, बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत में क्या करना शुरू कर दी? हुकूमत करना शुरू कर दी, पावर में आना शुरू कर दी। ये हुआ। दूसरा चीज क्या हुआ? अंत में 1774। देखो, इसमें डिटेल में मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मुझे रिवीजन कराना है यहां तक का अभी इस वीडियो में। देखो 1774 में क्या हुआ? 1774 में इस बात का मेंशन किया ही गया था कि 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसमें कानून में लिख दिया था कि जो बंगाल होगा, बंगाल की जो जन होगी, जो वहां के लोग होंगे, वहां के लोग के कुल कुछ समस्याएं होंगी, कुछ परेशानियां होंगी, कुछ दिक्कतें होंगी। कहां के? बंगाल के लोगों के परेशानी दिक्कत होगी। तो पहले वहां पर नवाब हुआ करते थे, नवाब का दरबार लगता था। मींस 1757 में सिराजुद्दीन दौला नवाब हुआ करते थे। उसके बाद मीर कासिम, मीर जाफर वगैरह वगैरह हुए। ठीक है, इसके बाद वहां पर बंगाल, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 का युद्ध भी जीता, 1764 का युद्ध भी जीता, तो वहां पर कहने को तो नवाब बने मीर कासिम, लेकिन मीर कासिम जो थे वो अंग्रेजों की कठपुतली थी, उनके कंट्रोल से चलते थे। मतलब वहां के बंगाल के नवाब 1757 के बाद बंगाल के नवाब का जो कान था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल के पास हुआ करता था। वो जिस प्रकार चाहता था वहां के नवाब उसी प्रकार काम करते थे। अब वहां की जो जन होती थी, वहां के जो जनता होती थी, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, समस्याओं को सुलझाने के लिए, परेशानियों दिक्कतों को सुलझाने के लिए ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 में ही लिख के भेज दिया कि देखो भैया, 1773 में लिख के भेज तो दिया था कि एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, उच्चतम न्यायालय होना चाहिए। काम क्या होगा उच्चतम न्यायालय का? बंगाल के लोगों की परेशानियों को सॉल्व करने का काम करेगी। किसके? और 1773 में लिख के भेजा, लेकिन एक साल बाद 1774 में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई। उच्चतम न्यायालय बनाया गया 1774 में। सुप्रीम कोर्ट 1774 में बनाया गया। कहां पर? कलकत्ता में। और इसमें एक मुख्य जज थे जिनका नाम था सर एलिजा इम्पे। ये जज थे, तीन जज थे। मुख्य जज थे सर एलिजा इम्पे। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिफोर द फ्रीडम ऑफ नेशंस। आजादी के पहले सुप्रीम कोर्ट के पहले जज सर एलिजा इम्पे थे। ये रेगुलेटिंग एक्ट की मोटी बातें हो गई। ठीक है, 1773 में। लेकिन इसके बाद एक और एक्ट आता है, उस एक्ट का नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इस एक्ट में वैसे ज्यादा कुछ है नहीं। ये एक्ट इस वजह से लाया गया था कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां हो गई थी, उस कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। एक नाम और जान लें आप इसका एक नाम और है रिफॉर्म ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रिफॉर्म ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, रिफॉर्म सुधार करने के लिए, किसके? रेगुलेटिंग एक्ट की में सुधार करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। समझ में आया? अब हम बढ़ते हैं तीसरे एक्ट की तरफ।
जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। देखो, एक एक्ट और जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट। कब आया? 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। अब एक चीज आप और समझें, ये जो एक्ट आ रहे हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है भाई, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, ठीक, पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ 1786, एक्ट ऑफ 1793, एक्ट ऑफ 1830, एक्ट ऑफ 1833, एक्ट ऑफ 1853, ये सारे जो एक्ट आ रहे हैं ना, ये एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के जितने भी एक्ट बना के भेजे हैं 1947 तक, ये सभी एक्ट जो थे ना, एक भूमिका बना रहे थे भारतीय संविधान के लिए, एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे कि भारतीय संविधान के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो सारे एक्ट बन के आए थे, ये करीब 100 से ज्यादा सालों तक भारत में एक प्रशासन का स्ट्रक्चर बनाया था। लोगों को आदत पड़ गई थी ऐसे कानूनों की, तो भारतीय संविधान ने भी सोचा, भारतीय संविधान सभा ने भी सोचा था कि क्यों ना ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया जाए। तो ये सारे जो रेगुलेटिंग एक्ट थे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट थे, ये दुनिया भर के जो एक्ट आए थे ना, ये सारे एक्ट एक भूमिका बना रहे थे भारत के संविधान के लिए। तो आपको ये टीचर कहते हुए मिल जाएंगे कि भारत का जो संविधान है ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक भूमिका पर, स्ट्रक्चर पर बना हुआ है, वहां के संविधान से मेल खाता है। लेकिन एक्चुअल में ब्रिटिश में कोई संविधान है नहीं, रिटन संविधान नहीं है, लिखित संविधान नहीं है। वहां पर सुप्रीम जो है कौन सा है? संसद है। लेकिन ये सारे जो एक्ट थे एक भूमिका बना रहे थे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि पिट्स इंडिया एक्ट जो आया, इस एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ बातें मेंशन की थी। वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए सारे एक्ट बन रहे हैं। तुम किस तरह काम करोगे, तुम्हारा प्रशासनिक स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा, ठीक है, तुम कैसे व्यापार करोगे, कौन कानून बनाएगा, कौन कानून नहीं बनाएगा, तुम्हारा क्षेत्र कहां तक सीमित होगा, ये सब नियम जो बना रही है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट बना रही है। और बना के कहां भेज रही है? गवर्नर जनरल के पास। अब पिट्स इंडिया एक्ट आया और इस एक्ट में कुछ बातें शामिल हैं, आप समझें। देखो, पिट्स इंडिया एक्ट में द्वैध शासन, किसका? द्वैध शासन की शुरुआत हुई। ओहो, द्वैध शासन। पिट्स इंडिया एक्ट में द्वैध शासन की शुरुआत हुई और इसमें कानून में कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये क्या करती थी? प्रशासन करती थी। देखो, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कहा गया कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये क्या कर रही है? व्यापार कर रही है। हाँ भाई, कर रही है। और क्या कर रही है? हम कानून बना के दे रहे हैं, इनके गवर्नर जनरल बंगाल पर क्या कर रहे हैं? प्रशासन को संभाल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। तो भैया, कंपनी के कितने कार्य हो गए? 2 काम हो गए। एक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हो गया, एक बिजनेस वर्क हो गया। व्यापार भी कर रही है, इधर से भी लूट रही है भारत को और इधर से भी लूट रही है भारत को। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की द्वैध शासन होगा, 2 प्रकार से कार्य करेगी। और 2 प्रकार से कार्य करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 भागों में बांट दिया गया। कहा कि रहेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही कर्मचारी, रहेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी। कुछ कर्मचारी क्या होंगे कि राजनीतिक मामलों को मैनेज करने का काम करेंगे, कुछ कर्मचारी ऐसे होंगे जो बिजनेस मामलों को मैनेज करने का काम करेंगे। तो इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि ठीक है, हम 2 डिपार्टमेंट ही बना देते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट बना दिया? पहला डिपार्टमेंट बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया, दूसरा डिपार्टमेंट बनाया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किस कानून में बनाया था? ध्यान रखने की बात है, द्वैध शासन की शुरुआत होती है किसमें? पिट्स इंडिया एक्ट में। और इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे, वर्क समझो, जो वर्क थे, इनको 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक राजनीतिक कार्य, दूसरा व्यापारिक कार्य। किसमें? व्यापारिक कार्य।
अब मुन्ना, राजनीतिक कार्य को कौन संभालेगा? रहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के ही कर्मचारी, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारियों को राजनीतिक कार्य देखने के लिए अलग कर दिया गया और कुछ कर्मचारियों को व्यापारिक कार्य देखने के लिए अलग कर दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को दो बराबर भागों में बांट दिया गया। कहा कि भैया कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ उनका काम क्या होगा? प्रशासन को मैनेज करने का काम होगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारी ऐसे होंगे जो भारत में घूमकर अपना ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, लेकिन पर्सनल व्यापार नहीं करेंगे भैया। करेंगे तो व्यापार करेंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत। ऐसा नहीं है कि वो गए हैं, सपोज करो एग्जाम्पल के रूप में गए हैं वो साबुन बेचने, तो एक मान लो लक्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का साबुन है और लाइफ बॉय जो है उन्होंने अपनी कंपनी स्टैब्लिश करके उन्होंने अपना साबुन बनाया हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लक्स साबुन को ही बेचेंगे, लाइफ बॉय को नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि लाइफ बॉय उनके द्वारा निर्मित किया गया साबुन है, जो कानून में लिखा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ही व्यापार करेंगे, अपने व्यापार नहीं करेंगे। अगर उनको अपना व्यापार करना है तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में उस समय मोनोपोली शुरुआत में चल रही थी, एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का। समझ में आई बात? तो अब राजनीतिक कार्य को संभालने के लिए एक बोर्ड बनाया गया, एक डिपार्टमेंट बनाया गया और उस डिपार्टमेंट का नाम रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या नाम रखा गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, ये राजनीतिक एडमिनिस्ट्रेशंस वर्क को मैनेज करने का काम करता था। दूसरा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया वो राजनीतिक मामलों के अलावा जो मामले थे, व्यापारिक मामले, उसको मैनेज करने का काम करता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जैसा मैंने बताया कि पिट्स इंडिया एक्ट को दो द्वैध शासन की शुरुआत की गई, डबल शासन की शुरुआत की गई। एक शासन ऐसा था जो राजनीतिक मामलों को देखरेख में रखता था, दूसरा शासन ऐसा था जो व्यापारिक मामलों की देखरेख करता था। इसके तहत दो बोर्ड्स बनाए गए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इतनी बात पल्ले पड़ी। अब हम समझते हैं, बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं क्योंकि रिवीजन कराना मकसद है, इसमें डिटेल में पढ़ाना मकसद नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट में कौन कौन सी बातें शामिल थी इसको भी मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। आप थोड़ी सी मेहनत करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा। इवन आप इस चैनल पर भी तलाशेंगे, ढूंढेंगे तो पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। तो खैर, हम आते हैं चौथे एक्ट की तरफ, बहुत तेजी से के साथ बढ़ते हैं। और दूसरा चीज मैं आपको पहले बता दूं कि मैं इसको पहले मिटा दूं, तो आ जाए। अब हम समझते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बाद चौथा जो एक्ट आया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया, वो कौन सा एक्ट था? देखो, उस एक्ट का नाम, पहले एक्ट हम डाल लेते हैं। कौन सा एक्ट था? एक्ट ऑफ 1786। एक्ट ऑफ 1786 बड़ा मजेदार एक्ट है। कैसे मजेदार है समझो। देखो, पिट्स इंडिया एक्ट आया, द्वैध शासन की शुरुआत हुई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना, हुआ। अब एक्ट ऑफ 1786 आता है। इस एक्ट में कुछ चीजें ऐसी हुई जो होना जरूरी भी था और नहीं होना भी जरूरी था। ठीक है, दोनों चीज जरूरी थी। इस एक्ट में यह हुआ कि इस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको रिप्लेस किया गया और रिप्लेस करके ना एक नए गवर्नर जनरल को अपॉइंट करने का काम किया गया। लेकिन ये जो गवर्नर जनरल थे ना, अपने आप में इंटेलेक्चुअल थे, इंटेलिजेंट थे, विद्वान थे, महारत हासिल थी इनको बिजनेस करने की और व्यापारी सिस्टम को संभालने की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इवन समझो कि प्रशासन को मैनेज करने की एक बहुत ही ज्यादा ये एक विशेषज्ञ थे, विद्वान थे। ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि अगर हम इस बंदे को हायर कर लेते हैं
अगर इस बंदे को हम अपॉइंट कर लेते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी और तेजी से तरक्की करना शुरू कर देगी। क्या करना शुरू कर देगी? तरक्की करना शुरू कर देगी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी और तेजी से तरक्की करेगी तो हम उसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने का काम करेंगे। तो 1786 में एक गवर्नर थे जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। नाम याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये जो गवर्नर थे ना, इनको कहां का? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लेकिन ये जो है गवर्नर जनरल कुछ आसानी से नहीं बने। लॉर्ड कॉर्नवालिस के सामने जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने प्रस्ताव रखा कि आपको गवर्नर जनरल का पद दिया जाता है ना, तो खुशी से उछले नहीं, अरे वाह भाई, हम तो गवर्नर जनरल बनेंगे बंगाल के। भाई ये विद्वान इंसान था, विशेषज्ञ था, मैंने बताया ना, महारत हासिल थी इसको एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य करने की। तो जब इनके सामने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने प्रस्ताव रखा कि आपको गवर्नर जनरल बंगाल का बना दिया जाए, उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बनने में, कोई आपत्ति नहीं है, मैं बन जाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी। क्या शर्तें होंगी भाई? कहा कि देखो, कोई शर्त नहीं है मेरी, 2 शर्तें हैं और बहुत छोटी छोटी शर्तें हैं। अगर आप उन दोनों शर्तों को मानेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस किससे कह रहे हैं? ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अपनी शर्तें बताएं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि पहली शर्त मेरी ये है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 शर्तें रखी। कितनी? 2 शर्तें। पहली शर्त क्या है? आर्मी का चीफ बना दिया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी का क्या बना दिया जाए? सेनापति। पहली शर्त इनकी थी। कहा कि ठीक है, पहली शर्त मैं बताता हूं। पहली शर्त यह है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी है, उस आर्मी का चीफ बना दो, मुझे सेनापति बना दो। किसने कहा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा। और फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पूछा दूसरी शर्त बताइए आप। उन्होंने कहा कि जो परिषद है, जो विधान परिषद है, विधान परिषद के डिसीजंस को मानने ना मानने की पावर भी दे दी जाए। इनको डिसीजन में फ्रीडम दे दिया जाए। उन्होंने कहा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि हमें डिसीजंस में फ्रीडम दे दिया जाए, निर्णय स्वतंत्रता दे दी जाए। मतलब हम विधान परिषद के निर्णय को चाहे माने और चाहे ना माने, ये हम पर डिपेंड होना चाहिए। मीन्स इनको निर्णय स्वतंत्रता इन्होंने 2 शर्त मांगी थी। पहला सेनापति, दूसरा डिसीजंस फ्रीडम दे दिया जाए लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अभी इसको मैं इस प्रकार समझा देता हूं कि जैसे मोदी जी हैं भारत के प्रधानमंत्री। अब मोदी जी कहें कि प्रधानमंत्री हम तभी बनेंगे जब हमको इंडिया की आर्मी का चीफ बना दोगे। दूसरा, फिर मोदी जी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री तभी बनेंगे, जैसे हम कैबिनेट है ना, कैबिनेट में बहुत सारे मंत्री शामिल होते हैं और कैबिनेट का जो डिसीजंस होता है वो इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है और उसी डिसीजंस के आधार पर प्रधानमंत्री फैसले लेता है। लेकिन प्रधानमंत्री उस फैसलों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री इसके बावजूद उनके फैसलों को मानता है। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल एक दूसरे के सहयोग से चलता है। तो उसी प्रकार मोदी जी बोले कि ठीक है, हमें आर्मी का चीफ बना दिया जाए तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरा, हमें कैबिनेट के फैसले को मानने ना मानने का अधिकार दे दिया जाए। हमारा मन होगा हम कैबिनेट के फैसले को मानेंगे, हमारा मन होगा कैबिनेट के फैसले को नहीं मानेंगे। उसी प्रकार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि हमें मंत्री परिषद, या एग्जाम्पल के रूप में समझो कि कैबिनेट के फैसलों को मानने ना मानने का अधिकार दे दिया जाए। मतलब निर्णय में स्वतंत्रता दे दी जाए, चाहे हम माने चाहे ना माने। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के दोनों फैसलों को ना पूरा कर दिया गया। समझ में आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोनों फैसलों को मान लिया गया और 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को
बंगाल का गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया। बंगाल बोले तो ये इलाका, ठीक है, ये बंगाल, इसका गवर्नर जनरल 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया। अभी ये बंगाल की बात हो रही है, अभी पूरा इंडिया बाकी है ये कहानी, पूरे इंडिया की, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भी था इंडिया में, राइट, और म्यांमार भी था इंडिया में, लेकिन बंगाल में ही अभी ये लोग अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। अब आता है दूसरा एक्ट, एक्ट ऑफ 1793। हम तेजी के साथ इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि समय है नहीं, और समय इस वजह से नहीं है क्योंकि आपको और आगे भी पढ़ाना है। हमने जहां तक एक्ट पढ़ाया था इससे पहले, जो वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां पे जाके इस सारे एक्ट को डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तीसरा और पांचवा एक्ट जो आता है, एक्ट ऑफ 1793 आता है। अब ये एक्ट क्यों आया भाई? ये एक्ट इस वजह से आया कि इधर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो शर्तें रखी थी, 2 शर्तें, अब आप खुद ही दिमाग लगा के बताओ कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल इनके बाद भी बनना है लोगों को, कि ऐसे नहीं है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद अब कोई गवर्नर जनरल नहीं बनेगा, बनेगा ना भाई। इनके मरने के बाद या इनके हटने के बाद, लॉर्ड कॉर्नवालिस के ना रहने के बाद गवर्नर जनरल बंगाल का ब्रिटिश पार्लियामेंट दूसरे को अपॉइंट करेगी ही करेगी। लेकिन अब उधर जब लॉर्ड कॉर्नवालिस की शर्तों को ब्रिटिश पार्लियामेंट पूरा कर रही थी ना, तो अदर जो बंगाल के, अदर जो मद्रास के या इवन मुंबई के जो गवर्नर थे, उन्होंने सोचा कि यार ये तो गजब हो जा रहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को की शर्तें पूरी कर दी जा रही है और सेनापति का पद ही खत्म कर दिया जा रहा है, और जो गवर्नर जनरल होगा उसी को सेनापति बना दिया जा रहा है। तो सभी गवर्नर जनरल ने सोचा कि हम भी ये शर्तें पूरी करवाएंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट से, हम भी कहेंगे कि हम तभी गवर्नर जनरल बंगाल के बनेंगे जब लॉर्ड कॉर्नवालिस की शर्तों को पूरा किया जाएगा, मतलब हमें भी आर्मी का चीफ बनाया जाएगा, हमें भी डिसीजंस मेकिंग, डिसीजंस की स्वतंत्रता दी जाएगी, डिसीजंस फ्रीडम दिया जाएगा। तो इसमें वही बीमारी आगे बढ़ गई, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शर्तों को एक्सटेंडेड कर दिया गया सभी गवर्नर जनरल के लिए। किसके? इनके शर्त को, लॉर्ड कॉर्नवालिस के, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो शर्तें थी इसको एक्सटेंडेड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एक्सटेंडेड कर दिया गया सभी गवर्नर जनरल के लिए, सभी गवर्नर, हाँ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए। कहा कि ये जो 2 शर्तें हैं, अब बंगाल के जो भी गवर्नर जनरल बनेंगे, कोई लिखा पढ़ी में नहीं, कोई भी गवर्नर जनरल बनेगा, जो शर्तें या जो मांग लॉर्ड कॉर्नवालिस की थी वही मांग सभी गवर्नर जनरल की होगी, और ब्रिटिश पार्लियामेंट सभी को क्या करेगी? आर्मी का चीफ बनाएगी और डिसीजंस फ्रीडम देगी। फिर से मैं आपको बता दूं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो शर्तें 1786 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पूरा की थी, वो शर्तों को बढ़ा दिया गया। कहा गया कि अब बंगाल का कोई भी गवर्नर जनरल होगा तो ऑलरेडी आर्मी का चीफ होगा और उसको डिसीजंस फ्रीडम की स्वतंत्रता दे दी जाएगी। हमने क्या कहा? शर्तों को एक्सटेंडेड कर दिया गया सभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए, ठीक है। दूसरा काम क्या हुआ? दूसरा काम यह हुआ, अब बंबई दूसरा काम यह हुआ, जो बंबई था और मद्रास था, क्या? बंबई और मद्रास, बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे और इनके जो गवर्नर थे, इन दोनों के गवर्नर को ना बंगाल ऑफ गवर्नर जनरल, बंबई और मद्रास के गवर्नर से कहा गया कि तुम अब बंगाल के गवर्नर जनरल से ही पूछकर कोई काम करोगे। तुम्हें कानून बनाना है, किसे? मान लो सपोज करो बंबई के गवर्नर को कानून बनाना है अपने क्षेत्र के लिए, तो ये कानून बनाएगा कौन? बनाएगा बंबई का ही गवर्नर बनाएगा। मद्रास के गवर्नर को अगर कानून बनाना है
तो वो कानून बनाएगा, लेकिन वो बंगाल के गवर्नर जनरल से पूछ कर बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बंबई और मद्रास के गवर्नर को ना बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन में कर दिया गया था, उसकी मुट्ठी में कर दिया गया था कि ये लोग दोनों इससे पूछकर काम करेंगे। अभी नक्शा आप देखो तो बंबई का ये इलाका और मद्रास का ये इलाका, ये मद्रास ये बंबई, इन दोनों इलाकों के जो गवर्नर थे इन बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में कर दिया गया, अधीन कर दिया गया। इतनी बात समझ में आई। 1786 1793। अब आगे बढ़ते हैं 1700, अब आगे बढ़ते हैं एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, 1813 के अधिनियम में, चार्टर अधिनियम में कुछ बातें मेंशन थी, उसको भी हम समझ लेते हैं। 1813 के अधिनियम में कहा गया कि अब जो भारत है, बिल्कुल है, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी है जो व्यापार कर रही है, हाँ कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अब इसमें क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ भाई ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रही है ना अकेले कर रही है, ये समझो। अभी तक 1813 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एकाधिकार था। अब एकाधिकार भी समझ लो, व्यापारिक एकाधिकार क्या था, व्यापारिक एकाधिकार था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। समझो एकाधिकार का मतलब यह हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, बहुत ध्यान समझना, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई दूसरा व्यापार नहीं कर सकता। न भारत में डच व्यापार कर सकते हैं, कब, 1813 से पहले की बात बता रहा हूं। न फ्रांसीसी व्यापार कर सकते हैं, न इवन कोई और कंपटीटर व्यापार कर सकता है। समझो, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी लक्स साबुन बनाती है या ईस्ट इंडिया कंपनी किसी बुक का निर्माण करती है, कोई बुक बनाती है, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहे बुक को 4 रुपए में बेचे, चाहे 10 रुपए में बेचे, चाहे 50 रुपए में बेचे, चाहे 100 रुपए में बेचे, कोई पूछने वाला नहीं था। क्यों, और लोगों के पास कोई ऑप्शंस भी नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि कंपनी का अकेले का एकाधिकार था, उसके अलावा भारत में कोई व्यापार नहीं कर सकता था। लोगों की मजबूरी होती थी, चाहे वो उस चीज को 4 रुपए वाली चीज को 50 रुपए में खरीदें, चाहे 4 रुपए वाली चीज को 100 रुपए में खरीदें। ये ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हिसाब से व्यापार करती थी, कोई और कंपटीटर नहीं था। इवन अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझो, बुक्स बहुत सारी आती हैं, जैसे मान लो ये पॉलिटी की बुक एक लक्ष्मीकांत राइटर लिखते हैं, ठीक है, कुलदीप सर लिखते हैं, अलग अलग लोग क्या हैं इसके बुक बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपनी जरूरत के हिसाब से, बुक बहुत सारी अच्छी अच्छी बुकें होती हैं, किसी का रेट कम होता है, किसी पब्लिकेशंस का, किसी कंपनी का रेट ज्यादा होता है, किसी कंपनी का रेट बहुत ही कम होता है। तो अलग अलग भारत में अलग अलग कंपनियां आती हैं, तो अलग अलग बुक्स होती हैं और उन बुक्स के अलग अलग रेट होते हैं, तो हम अपने हिसाब से लेते हैं। तो यहां पर भारत में कंपटीटर हुआ, अलग अलग कंपनियां आकर व्यापार कर सकती हैं। लेकिन 1813 के पहले भारत में कोई दूसरा व्यापार नहीं कर सकता था, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। आई बात समझ में। लेकिन 1813 में क्या हुआ, कंपनी के एकाधिकार को, ये जो अकेले व्यापार करने का अधिकार था, इसको छीन लिया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1813 में कानून बना के कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार है, व्यापारिक एकाधिकार, इसको क्या कर लिया गया, छीन लिया गया, छीन लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि कंपनी जो है अब भारत में अकेले व्यापार नहीं करेगी, मतलब दूसरे लोग भी आकर व्यापार कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अपवाद रखा गया, एक्सेप्शंस में क्या रखा गया, अपवाद में रखा गया कि चीन और चाय पर अभी भी कंपनी का ही एकाधिकार था। मतलब चीन और चाय, इन दोनों पर कंपनी सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करती थी,
कोई दूसरा व्यापारी नहीं व्यापार कर सकता था। अभी मैं आपको समझा देता हूं। देखो 1813 में कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। मतलब जैसे कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में अब तो भारत में जब व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तो डच को भी बुला लिया गया, भैया तुम भी आ जाओ। फ्रांसीसी को बुला लिया गया, भैया तुम भी आ जाओ। ठीक है, पुर्तगाली को बुला लिया गया, भैया तुम भी आ जाओ। ठीक है, स्पेनिश को बुला लिया गया, भैया तुम भी आ जाओ, आओ सब लोग व्यापार करो। कब? 1813 के बाद सबको व्यापार करने के लिए बुला लिया गया। लेकिन बुलाया सबको व्यापार करने के लिए, लेकिन सबको बुलाकर कहा सुनो साबुन बनाओ, कोई बात नहीं, बुक बनाओ, कोई बात नहीं। कौन से बोल रहे हैं? अलग अलग व्यापारियों से ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रही है कि तुम साबुन बनाना चाहते हो, ठीक ठीक है, खुशी से बनाओ। तुम बुक बनाना चाहते हो, ठीक है, खुशी से बनाओ। तुम किताबें बनाना चाहते हो, ठीक है, खुशी से बनाओ। मतलब किताबों का व्यापार करना चाहते हो तो खुशी से करो। जो कुछ का किसी भी चीज का व्यापार करना चाहते हो, कपड़े का व्यापार करना चाहते हो, खुशी से करो। ठीक है, उद्योग का व्यापार करना चाहते हो, खुशी से करो। कंपनी ने सबको परमिशन दे दी कि जाओ, ठीक है, जाओ व्यापार करो, सब लोग करो। अब हमारा कोई अकेला एकाधिकार नहीं था, तो भारत में बहुत सारी कंपनी आ गई। लेकिन सबको बुलाकर कहा, लेकिन एक बात सुन लो सब लोग, जितने भी व्यापारी हो, चाय का व्यापार कोई नहीं करेगा। न डच करेंगे, ना फ्रांसीसी करेंगे, ना पुर्तगाली करेंगे, कोई व्यापार नहीं करेगा चाय का व्यापार। सिर्फ चाय कौन बनाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगी। और दूसरा काम क्या कहा? कहा कि चाय का भी व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। मतलब चाय पर अभी भी एकाधिकार है ईस्ट इंडिया कंपनी का, अकेले व्यापार करने का अधिकार है। दूसरा, चीन के साथ व्यापार करने का भी अधिकार हम पे है। सारे व्यापारियों से कहा कि तुम सब व्यापार करो, लेकिन चाय का व्यापार नहीं करोगे, चाय सिर्फ हम बनाएंगे। और दूसरा चीज, जितने भी विश्व में देश हैं, जैसे सभी देशों के साथ तुम व्यापार करो। जो यहां पे कंपटीटर आ रहे हैं और जो कंपनियां आ रही है भारत में, उनसे कह रहा है कि भारत में जितने भी देश हैं सबके साथ व्यापार करो। ठीक है, पुर्तगाली के साथ व्यापार करना है, पुर्तगाली अगर वो अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहे तो करें, इंडोनेशिया के साथ व्यापार करना चाहें तो करें, किसी भी देश के साथ जिसमें व्यापार करना चाहते हैं तो करें। लेकिन चीन के साथ व्यापार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और कोई कंपनी व्यापार नहीं करेगी चीन के साथ। ये बात समझ में आई? तो 1813 में भारत के व्यापारिक सिस्टम को, भारत में व्यापारिक दरवाजा सभी के लिए खोल दिया गया। लेकिन चीन और चाय पर व्यापार सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। अभी भी इस पर कंपनी का ही एकाधिकार था। बात समझ में आई?